Okay, Assalamu alaikum. So I have kept this class because I found some past paper questions, topical questions of the chapter International Trade. Na? So I just got this question from the year May June 2019. ये क्वेश्चन मैंने जिस ईयर से पिक करा है मैं वो ये यहाँ पे वो ईयर भी लिख देता हूँ. तो फर्स्ट मैं ये लिख देता हूँ, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड. दिस क्वेश्चन इज ऑफ May June 2019, paper 2-3. It's variant number 3. Okay, so this question is of 8 mark. और पहले जो questions आते थे उस questions के अंदर जो है वो कंक्लूजन नहीं होती थी. तो ये क्वेश्चन पुराने फॉर्मेट पर है, लेकिन हम फिर भी इसकी कंक्लूजन लिखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सही है. वी वुड बी राइटिंग कंक्लूजन ऑन आवर ओन. वैसे तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़े तो ये कंक्लूजन वाला नहीं है, बिकॉज इट्स फ्रॉम दी ईयर May June 2019 एंड द सिलेबस हैज चेंज्ड इन May June 2023 अटेम्प्ट. ठीक है, फ्रॉम 2023 अटेम्प्ट सिलेबस चेंज हो चुका है. तो 8 मार्कर क्वेश्चन में अब कंक्लूजन भी ऐड हो चुकी है. ठीक है, सही. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग सब जरा चैट बॉक्स ओपन कर लो और मुझे मार्किंग स्कीम थोड़ी सी गाइड करेंगे. क्वेश्चन: explain the benefits of free trade. ये बोल रहे हैं फ्री ट्रेड के फायदे बताओ एज सजेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. सर, कंपैरेटिव एडवांटेज को मद्देनजर रखते हुए आप इसको फ्री ट्रेड के फायदे बता दो, जैसा कि कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रिंसिपल ने सजेस्ट करा है. तो सबसे पहले बता दो, ये 8 मार्कर क्वेश्चन है, तो इसमें नॉलेज के वी गेट 3 marks for analysis and we get 2 marks for evaluation. ठीक है, ये आपका जो है वो 8 मार्कर क्वेश्चन है, जिसमें हमें कितने मार्क्स, जिसमें हमें 3 मार्क नॉलेज के, 3 मार्क एनालिसिस के मिलेंगे और 2 मार्क्स जो है वो हमें इवैल्यूएशन के मिलेंगे. राइट. तो जरा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नॉलेज के मार्क्स अगर मुझे लेने हैं तो मैं किस किस चीज की डेफिनेशन दे सकता हूं, तो आप लोगों ने बोला कि सर आप सबसे पहले ये डिफाइन कर दें कि फ्री ट्रेड क्या होती है. मैं पूरा आंसर लिख रहा हूँ तो कोई टेंशन नहीं है. तो सबसे पहले सर आप डिफाइन कर दें कि फ्री ट्रेड क्या होती है. सही है. फिर सर आप डिफाइन करें बायलेटरल ट्रेड क्या होता है. ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज बायलेटरल ट्रेड के कॉन्सेप्ट से अराइज हुआ है. सो यू रिमेंबर बायलेटरल ट्रेड क्या होता था. बायलेटरल ट्रेड होता था ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज एंड बिटवीन टू गुड्स. याद है आपको, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज एंड टू गुड्स. जब दो कंट्री दो गुड्स में ट्रेड करेगी तो उसको दो फायदे मिलेंगे, एक होगा एब्सोल्यूट एडवांटेज और दूसरा होगा कंपैरेटिव एडवांटेज, इफ यू गाइस रिमेंबर. ठीक है, तो हमें बायलेटरल ट्रेड बताना पड़ेगा कंपैरेटिव एडवांटेज तक पहुंचने के लिए. ठीक है, इसके बाद आप क्या बताएंगे, इसके बाद आप इसको बताएंगे टू बेनिफिट्स. फिर इसके बाद आप इसको डिफाइन कर दें, कंपैरेटिव एडवांटेज की डेफिनेशन दें. ठीक है, आप इसको कंपैरेटिव एडवांटेज की डेफिनेशन दें. ठीक है, आप कंपैरेटिव एडवांटेज को समझा के दें न्यूमेरिकल के थ्रू, न्यूमेरिकल विद एग्जाम्पल. वो जो बॉक्स था उसको न्यूमेरिकल कहते हैं. ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल के आप न्यूमेरिकल लिख के इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे और फिर इसके बाद आप जो है वो इसको दो बेनिफिट्स बता देंगे. डिफाइन टू बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड इन प्रिस्पेक्टिव विद कंपैरेटिव एडवांटेज. कंपैरेटिव एडवांटेज के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हुए आप इसको दो फायदे बताएंगे ट्रेड करने के. ठीक है, तो यहां तक बेटा आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे. फिर आपको कंक्लूजन लिखने के लिए 2 मार्क्स चाहिए. ठीक है, फिर इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 2 मार्क्स की आपकी कंक्लूजन है. तो यार कोई बच्चा मुझे बता देगा
कि हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। व्हाट कैन वी राइट इन कंक्लूजन, कोई बच्चा बताएगा प्लीज। कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट इन कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन ही मेन है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कंक्लूजन के अंदर, हम उसके बारे में लिख सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज के बारे में। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रेड करी जाती है रेशियो की बेसिस के ऊपर, तो अगर रेशियो सेम है तो ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है किसी के पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, तो रेशियो का डिफरेंट होना जरूरी है। तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो, कि वो सेम और डिफरेंट के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी कंक्लूजन बन सकती है इस क्वेश्चन के अंदर। सो इज द मार्किंग स्कीम क्लियर टू एवरीवन। सबसे पहले हम लोगों को फ्री ट्रेड की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, तो फ्री ट्रेड क्या होता था, जरा मैं उर्दू में आप लोगों को मुंह जबानी याद करा दूं। फ्री ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री ट्रेड कहते हैं। फ्री ट्रेड में नो बैरियर्स फॉर एंट्री और एग्जिट है। और ट्रेड गुड्स या सर्विस की होती है। गुड्स की ट्रेड को विजिबल, सर्विस की ट्रेड को इनविजिबल कहते हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड is also known as, international trade is also known as free trade, where there are no barriers, where there are no barriers for entry, where there are no barriers for entry and exit। ठीक है, international trade is known as free trade where there are no barriers for entry and exit। Trade can be done in form of goods and services, trade can be done in form of goods and services which are also known as, which are known as visible, which are known as visible एंड इनविजिबल ट्रेड। गुड्स की ट्रेड को विजिबल ट्रेड कहते हैं और सर्विस की ट्रेड को इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन हो गई। अब मुझे इसको समझाना होगा कि ये बायलेटरल ट्रेड क्या चीज है। बायलेटरल ट्रेड, टेंजिबल नॉन इंटेंजिबल भी लिखना है तो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। बायलेटरल ट्रेड रिप्रेजेंट्स, बायलेटरल ट्रेड ये बताता था कि दो कंट्री है वो दो गुड्स में ट्रेड करेंगी। बायलेटरल ट्रेड रिप्रेजेंट्स दैट देयर आर टू कंट्रीज, bilateral trade represents that there are two countries producing two goods। दो कंट्री हैं, दो गुड्स बना रही हैं और वो उन्हीं में ही ट्रेड करेंगे। देयर आर टू कंट्रीज producing two goods in which they are specialized, जिसमें वो लोग स्पेशलाइज्ड है, in which they are specialized। So if one country, so if one country is specialized in producing one good, if one country is specialized in producing one good, बिल्कुल, अगर वो दो गुड्स नहीं होंगे, दो से ज्यादा होंगे या दो से कम होंगे तो बायलेटरल नहीं है। इफ वन कंट्री गुड शेयर, यार इफ वन कंट्री इज स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग वन गुड, सो अदर कंट्री would be specialized, would be specialized in producing other good। ठीक है,
इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड। सही है। when a country when a country is specialized when a country is specialized, so it will get some ट्रेड बेनिफिट्स, ट्रेड करने के कुछ फायदे होंगे, सम ट्रेड बेनिफिट्स, और वो दो मिलेंगे, दो फायदे मिलेंगे, which are known as absolute which are known as absolute एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। उन फायदों को क्या कहते हैं? उन फायदों को कहते हैं एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले जाएं। चले भाई आए, नेक्स्ट पैराग्राफ में अब इसको डेफिनेशन देते हैं किसकी? कंपैरेटिव एडवांटेज की। आ जाए शुरू करें। कंपैरेटिव, या फिर पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको कंपैरेटिव एडवांटेज की डेफिनेशन दे देते हैं इसको, अब हम लोग इसके बाद इसको न्यूमेरिकल से समझा देंगे। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज is measured in terms of quality. Comparative advantage is measured in terms of quality, is measured in terms of quality that is, न्यूमेरिकल समझाना जरूरी है बिल्कुल ना, तो वरना लिखेगा क्या इस सवाल के अंदर? कुछ लिखने का है नहीं, डायग्राम नहीं है इस सवाल में, बस ऐसे ही समझा सकते हो। ठीक है, measured in terms of quality that is which country is able to produce more without foregoing less of another good, for which we need to calculate lower opportunity cost ratio, for which we need to calculate lower opportunity cost ratio। ठीक है, अब न्यूमेरिकल लिख के इसको समझा देते हैं भाई। ठीक है, आओ लिख के समझा दें इसको एग्जाम्पल। चले भाई, एग्जाम्पल 1। ठीक है, आओ। कंट्री ए, कंट्री बी, गुड एक्स और गुड वाई हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल है 100, गुड एक्स के कंट्री बना दिए 100 यूनिट्स, और बना रही है, सही है, कंट्री 1 बना रही है गुड एक्स के 200, और कंट्री बी बना रही है गुड एक्स के 900। ठीक है, सही है। फिर कंट्री ए बना रही है गुड वाई के 100 यूनिट्स, नहीं सॉरी, गुड वाई के बना रही है 300। एक मिनट, मेरे को पहले एग्जांपल कॉपी करने दो, क्योंकि फिर आंसर में मसला होगा, वैल्यूज में मसला होगा, तो मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेट करने दो। 200 एक्स के और 900 कंट्री बी बना रही है एक्स के, वाई के कंट्री ए बना रही है 100 और कंट्री बी बना रही है 300। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब आओ हम लोग शुरू करते हैं। अगर मुझे निकालना है
कंपैरेटिव एडवांटेज, सवाल ने एब्सोल्यूट नहीं मांगा तो मैं एब्सोल्यूट का कोई जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। वैसे सीआई के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इररेलेवेंट होगा, टाइम जाया होगा। तो हमें सबसे पहले एक्स के लिए निकालना है ना, तो हम एक्स के लिए रेशियो बना दे, इधर लिख देते हैं कंट्री ए, ये हो गया कंट्री ए। एग्जाम्पल नेसेसरी है भाई, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ना, हाँ ये नेसेसरी है। पहले हो गया कंट्री ए एक्स इज टू वाई, और ये कंट्री बी हो गया। तो भाई जरा बता, कंट्री ए बना रही है एक्स के 200 यूनिट्स और वाई के बना रही है 100 यूनिट्स, ऐसा ही है। तो क्या होगा, 1x is to 100 अपॉन 200, तो कितना आएगा, 1x is to 100 अपॉन 200 कितना होगा यार, 100 अपॉन 200 कितना होगा, 0.5y, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.5y होगा। कंट्री बी का निकालू तो कंट्री बी बना रही है एक्स के 900 और वाई के 300, तो क्या आएगा, 1x is to, ये 900 नीचे जाके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 900y। तो यार ये कितना आएगा, कोई बच्चा साथ साथ चेक भी करता रहे, ये जितना मुझे याद है ये आएगा 0.3x। ठीक है, सही। अब मुझे निकालना है x इज टू वाई, अब मुझे निकालना है x इज टू वाई। आए तो x इज टू वाई भी देख, y इज टू x भी देख लेते हैं। तो ये कंट्री A और ये कंट्री B के लिए निकालना है। तो y इज टू एक्स करूंगा तो y के कितने बना रही है, कंट्री A बना रही है y के 100 यूनिट्स और x के बना रही है 200 यूनिट्स, तो आई हो जाएगा ये 1y इज टू 200 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 1y इज टू 2x। ठीक है, कंट्री बी का आएगा y इज टू एक्स, कंट्री बी बना रही है y के 300 और x के बना रही है 900, तो हो जाएगा 1y इज टू 900 अपॉन 300x, तो ये हो जाएगा 1y इज टू 3x। ठीक है, तो अब इसको पढ़ना सीखें पहले, मैंने पढ़ाया भी है लेकिन आप इसको पढ़ना सीखें। कंट्री ए अगर x का 1 यूनिट बनाती है तो y के कितने फॉरगॉन करेगा, 0.5। कंट्री बी अगर x का 1 यूनिट बनाती है तो तो y के कितने फॉरगॉन करेगा, 0.33। तो कौन कम फॉरगॉन कर रहा है, कंट्री बी। तो इसका मतलब है कंट्री बी गुड एक्स बनाने में स्पेशलाइज है, चीता है। कंट्री ए बना रही है, एक वाई बनाने जाती है तो 2x फॉरगोन करती है। कंट्री बी अगर एक वाई बनाने जाती है तो 3x फॉरगोन करती है। तो कौन कम फॉरगोन कर रही है, कंट्री ए। तो इसका मतलब है कंट्री ए के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है गुड वाई बनाने में। सही है, ठीक है। चलें अब शुरू करें, अब बस हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ये इंग्लिश में लिख के देना है इसको। तो ये हो गया एग्जाम्पल लिंक, सही है। जो बोला है ना हमने ये आपके सामने, ये आपको इंग्लिश में इसको लिख के देना है, तो आओ इंग्लिश में इसको लिख के दे देते हैं, बस खत्म हो जाएगी कहानी, फिर डायरेक्ट कंक्लूजन है। तो आए इधर लिख देता हूँ। अच्छा जी, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। अच्छा, हमें दो फायदे भी लिखने हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज as the opportunity cost ratio for country A is कंट्री ए के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो क्या है, है कंट्री ए का है 1x is to 0.5y is 1x is to 0.5y which represents for every 1 unit of good X produced, for every 1 unit of good X produced 0.5 units of good Y will be foregone, of good Y will be foregone। ठीक है भाई, ये बात सबको समझ आई। मैंने कैसे इसको लिख दिया, एहसन समझ आई, शायान समझ आई, तला जुबैर
बिलाल, फराज, अलीजा, समझ आ रहा है भाई? अब क्या लिखूंगा? कंट्री बी, कंट्री बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो, कंट्री बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो इस कंट्री बी का कितना है भाई? 1x:0.33x, 1x:0.33y, मतलब 0.3y कर लो इसको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो फॉर कंट्री बी इज 1x:0.3y, विच रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक x बनाने के लिए 0.3y फॉरगोन होंगे, जाया होंगे, विच रिप्रेजेंट्स for every 1 unit, for every 1 unit of good X produced 0.3 units, 0.3 units of good Y will be foregone, will be foregone। तो क्या लिखूं? सही है। सो अब इसको बताओ, this will result in, so this will result in specialization, so this will result in specialization as country B is foregoing less of good Y, less of good Y while producing every unit of good X, every unit of good X, so it will export this good, so it will export good X to country 1। ठीक है, सही है भाई? समझ आया क्या लिखा है? ठीक है, अब लिख देता हूं मैं इधर, कंट्री, कंट्री ए के पास कंपेरेटिव एडवांटेज है गुड एक्स बनाने में, तो इधर लिख दूं, कंट्री ए हैज कंपेरेटिव एडवांटेज। अब पूरा समझाने की जरूरत नहीं है, एक समझा दिया ना, तो एक ऊपर से देख के लिख दो, कंट्री ए हैज कंपेरेटिव एडवांटेज in producing good Y as it will forego less of good X, so it will export this good to country B। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि कंट्री ए जो है वो Y बनाने में चीता थी तो Y को एक्सपोर्ट करेगा, कंट्री बी X बनाने में चीता थी तो वो X को एक्सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब है कंट्री ए जो है वो गुड X को बेचेगी और गुड Y को इंपोर्ट करेगी, कंट्री बी जो है वो गुड एक्स को इंपोर्ट करेगी और गुड वाई को इंपोर्ट करेगी। ये बात समझ आई? जो बंदा जिस चीज में स्पेशलाइज है वो वही चीज बेचेगा। तो भाई गुड वाई के अंदर कंट्री ए चीता है, गुड एक्स के अंदर कंट्री बी चीता है। समझ गए ये बात? तो इधर लिख दो एज शोन इन न्यूमेरिकल अबव, एज शोन इन दी न्यूमेरिकल अबव। ठीक है, अब इसको आपको दो फायदे बताने। सही है, अब आप इसको आपको दो फायदे बताने, तो यार मुझे जरा दो फायदे बता दो ना फ्री ट्रेड के कंपैरेटिव एडवांटेज को कंपेयर करते हुए। मुझे बताओ जरा यार, फायदा क्या है? वन ऑफ द बेनिफिट
ऑफ फ्री ट्रेड इज दैट, भाई कंपैरेटिव एडवांटेज उस कंट्री को मिलता है जो वो गुड बनाने में स्पेशलाइज होती है, तो क्या लिखूं? वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड इज दैट एज द कंट्री विल बी स्पेशलाइज, स्पेशलाइज होगी तो क्या फायदा होगा? एज द कंट्री विल बी स्पेशलाइज्ड in producing one good, ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी कम प्राइस चार्ज करेगी ये, सो विल बी एबल टू चार्ज, lower prices as it will require less resources for production, सही है? thus being able to gain a competitive edge from its trading partner, ठीक है, अपने ट्रेडिंग पार्टनर के मुकाबले में इसके पास एक कॉम्पिटिटिव एज होगा। सही है। दूसरा फायदा शयान ने बताया है कि जब ये स्पेशलाइज होगा तो ये उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, तो इसका इम्पैक्ट आप बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बता देना, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो दो फायदे हो जाएंगे, फिर कंक्लूजन रह जाएगी। तो लिखूं भाई दूसरा फायदा, क्या लिखूंगा दूसरा फायदा, बताओ जरा। अनदर बेनिफिट इज दैट, जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अनदर बेनिफिट इज दैट as we will be specialized, surplus, shabash, we will be specialized, so we will be able to export, these goods, which will increase our export revenue, which will increase our export revenue, uh, which will increase our export revenue, leading to more inflows, in the country, resulting in balance of trade deficit, and balance of payment being positive। हाँ भाई, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। यहां तक हमें 6 मार्क्स मिल गए, सिर्फ अब 2 मार्क हमें और लेने हैं, किसके? एवेल्युएशन के। तो जरा मुझे कोई बच्चा एवेल्युएशन बताएगा, एवेल्युएशन क्या क्या मैंने आपको बताई थी शुरू में? मैंने आपको बताई थी एक्सचेंज रेट वाली एग्जाम्पल, बीओटी सरप्लस होगा ना, सॉरी सॉरी शायद, थैंक यू। अच्छा, मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी, क्या एग्जाम्पल बताई थी मैंने आपको? मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी, याद करो, वो रेशियोज के ऊपर के ट्रेड किसकी बेसिस पे करी जाती है? रेशियो की बेसिस पे ना। तो अगर रेशियो डिफरेंट होगा तो ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब है किसी भी कंट्री के पास कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं है। तो ये लिख सकते हैं भाई। हाँ, एक्सचेंज रेट यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो अलग होना चाहिए। टू कंक्लूड, इन माय ओपिनियन, as trade is done on basis of exchange rate, so if both countries opportunity cost ratio
So if both countries opportunity cost ratio will be same, if both countries opportunity cost ratio will be same, so it means transport cost is equal to opportunity cost. So trade won't be beneficial. So trade will not be beneficial. So trade will not be beneficial, comma it will cease. Cease का मतलब ट्रेड होगी नहीं, सही है. Moreover, for trade to be successful, moreover for trade to be successful, moreover for trade to be successful, opportunity cost ratios, moreover for trade to be successful, opportunity cost ratios should be different. So a country will be able to have comparative advantage. ठीक है, ये अगर ये क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम और इस क्वेश्चन का आंसर अगर सबको क्लियर है तो प्लीज लीव मी एन ओके ऑन दी चैट बॉक्स एंड आई होप सबने कॉपी भी करा होगा. जिन्होंने कॉपी नहीं करा वो प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लें इस क्वेश्चन का, वरना मैं इसको क्लास के बाद भेज भी दूंगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो जिस जिस बच्चे ने क्लास स्किप करी, बिकॉज मैंने काफ़ी लेट रिमाइंडर दिया था, तो दे कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम देयर. ठीक है, थैंक यू जी. ओके, नाउ आई एम गोना टेक दी क्वेरीज ऑफ एवरीवन. तो आप लोग पूछते रहें जो जो पूछना है आपको. ठीक है जी, थैंक यू. जिसको समझ आ गया वो एक थम्स अप या ओके लिख के जा सकता है. जजाकल्ला, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन.